थोड़ा विलम्ब हुआ बेटा, सभी लोग जल्दी से रेडी होइए, क्लास शुरू किया जाए। हाँ, जुड़िए बेटा, सभी लोग जुड़े हैं। अभी यश दिख रहे हैं, बाकी लोग जुड़िए बेटा जल्दी से जल्दी। चलो बेटा शुरू करते हैं, बच्चे धीरे धीरे कनेक्ट होते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा काजल। तो शुरू करते हैं बेटा, बच्चे आएंगे तो वीडियो तो रहेगा ही। चूंकि अब एक हिस्सा हम लोग फिनिश कर रहे हैं बेटा, एक हिस्सा हम लोग समाप्त कर रहे हैं, तो अब थोड़ा सा रिव्यू करके और आज इसको बाइंड अप करेंगे। जैसा मैंने बताया था बेटा, फिर से देख लें, शुरुआती है कि जो आंतरिक प्रभाव था ना बेटा, बोले किस पर प्रभाव? हमारे संविधान पर जो आंतरिक प्रभाव पड़ा वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के शासन का पड़ा, ये हम लोगों ने चर्चा किया है। और इसको हम लोगों ने दो भागों में बांटा था बेटा, अगर याद करें तो एक था कंपनी के अधीन, बोले बेटा, और एक था क्राउन के अधीन। क्राउन के अधीन दोनों में मैंने डिफरेंस आपको बताया था कि एक फीलिंग का डिफरेंस है बेटा। पहला कि जब कंपनी के शासन के अधीन हमारे यहाँ शासन हो रहा था तो ब्रिटेन की संसद नहीं कहीं थी एरिना में, हम थे, और हमसे सीधा रिश्ता था किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से। ब्रिटेन की संसद ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित तो कर सकती थी, लेकिन ब्रिटेन की संसद हमें नियंत्रित नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी कुछ भी नहीं थी भाई। ब्रिटेन की संसद से हमारा कौन सा रिश्ता था? तो जाहिर सी बात है उस समय जितने भी अधिनियम आए वो भारतीयों के लिए नहीं आए। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है बेटा, बार बार हम फोकस करें, इस पर नजर रखिएगा। उसमें जितने भी अधिनियम आए वो भारतीयों के लिए बिल्कुल नहीं आए। वो अधिनियम किसके लिए आए बेटा? वो अधिनियम कंपनी के लिए आए। लेकिन जाहिर सी बात है कि कंपनी के लिए अधिनियम आए, उस अधिनियम के अनुसार कंपनी ने काम किया, तो परिणाम तो हम ही लोग भोगे, असर तो हमारे ऊपर ही हुआ। लेकिन ये कि सीधा सीधा हमसे कुछ नहीं कहा गया, कहा गया कंपनी से, वाया कंपनी वो असर हमारे ऊपर हुआ। लेकिन क्राउन के शासन के दिन आप देखोगे सीधा सीधा हमसे कहा गया, यानी हमारे लिए कहा गया, बिचौलिया बीच में गायब हो गया था। तो कंपनी के शासन के अधीन जो अधिनियम आए थे, आज हम 2 मिनट बोलेंगे और उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा, हम लोगों ने पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा, हम लोगों ने संशोधनात्मक अधिनियम पढ़ा, हम लोगों ने 1793 चार्टर अधिनियम पढ़ा, 1813 पढ़ा, 1833 पढ़ा, और अब हम लोग उस पड़ाव पे पहुंचे हैं कि कंपनी के शासन के समय जो अंतिम अधिनियम आया, चार्टर अधिनियम, वहां पहुंच गए। क्योंकि 1853 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कोई और अधिनियम नहीं आया, क्योंकि 1858 में कंपनी की विदाई ही हो गई, वो भारत से चली ही गई। 1858 में नहीं गई, कब गई हम बताएंगे आपसे, लेकिन 1858 से सत्ता उनके हाथ से जरूर ले ली गई कि अब आप भारत पे शासन नहीं करेंगे। क्लियर है बेटा? तो अंतिम चार्टर अधिनियम पे हम लोग को आज बात करनी है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसमें से निकल के आएंगे, फोकस उस पर किए रहिएगा, तथ्यात्मक चीजों को छोड़ के। यानी तथ्य तो है ही है, तथ्य तो पढ़ना ही है, लेकिन मैंने देखा है कभी कभी आप तथ्यों पे ज्यादा अतिशयता कर देते हैं। यानी आपको लगता है कि पढ़ने का मतलब है कि तथ्य याद हो जाए, तो नहीं, पिक्चर दिख जाए, वो ब्लूप्रिंट दिख जाए, वो डिजाइन दिख जाए, सोच दिख जाए, वो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आज के कंपटीशन में बेटा क्वेश्चन पूछने का दो फॉर्मेट है, अगर हायर कंपटीशन में, छोटे में नहीं। एक तो माइक्रो लेवल पे पूछते हैं,
माइक्रो मतलब छोटी छोटी चीजों को पूछ लेते हैं, और एक मैक्रो लेवल पे पूछते हैं। तो मैक्रो का मतलब कॉन्सेप्ट जो दिख रहा है, जो बड़ी बड़ी अवधारणाएं दिख रही हैं, उस पर बात कर लेते हैं। बच्चे की परेशानी है कि जब वो पढ़ता है तो उसको लगता है कि जितना माइक्रो हो जाए उतना ही अच्छा है, और एग्जामिनर आपकी इस पैतरे को समझता है। एक बात मुझे बताओ बेटा, बहुत सिंपल है, अगर याद ही करना कंपटीशन है, चीजों को याद रख लेना कंपटीशन है, तो आपसे बहुत बढ़िया छोटे बच्चे याद कर लेंगे। वो कामा पूर्ण विराम भी याद कर लेंगे, उतना तो हम याद ही नहीं कर पाएंगे। तो उनको बना दिया जाए यस। अभी डंडा लेके बैठ जाओ, कहिए कि ये 1773 से लेके 1853 तक जितनी बातें हैं वो याद करके कल सुनाना, आपसे बेहतर सुना देगा। लेकिन सिर्फ वो सुनाएगा, समझ उसकी कुछ भी नहीं होगी। वो शब्द बोलेगा बस, शब्दों का अर्थ क्या है, शब्दों का भाव क्या है, उसे नहीं पता होगा। आजकल यही वाली ना पढ़ाई हो रही है, विद्यालयों में जो पढ़ाई हो रही है वही चल रही है। तो सन इज स्टार, टीचर पूछेगा सन क्या है, तो बोलेगा स्टार है। मैम सर स्टार होता क्या है, बाहर में जाए, उसे क्या लेना देना है, उसको कुछ नहीं पता। यही बड़ा गर्व हो रहा है हम लोगों का। बच्चों के अंदर समझ आ ही नहीं रही और शब्द रट रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है लैंग्वेज बन रही है। वो इंग्लिश उनके पल्ले पढ़ नहीं रही, इंग्लिश के शब्द याद कर रहे हैं। हम माँ बाप भी बड़े खुश हो जा रहे हैं, थोड़ा अंग्रेजी बोल रहा है। चौपट हो गया बेटा सब कुछ। चलिए हेडिंग बना लीजिए बेटा, सन 1853 अंतिम चार्टर अधिनियम। गुड मॉर्निंग सूर्य प्रताप जी, थोड़ा अस्वस्थ हूं, लेकिन आप लोगों का स्नेह है बेटा, मैं फिर आ गया हूं आपके सामने। तो आज बेटा हम लोग अंतिम चार्टर अधिनियम पे हैं, यानी आखिरी जो चार्टर अधिनियम हम लोग इस पे बात करेंगे। हाँ, आगे की चर्चा के लिए थोड़ा सा वक्त दीजिएगा मुझे, हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं जल्दबाजी वाला काम करना पसंद नहीं करता बेटा। क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि संविधान अब अंतिम हो, फाइनल हो, आपकी जिंदगी में इसको दोबारा पढ़ने की नौबत ना आए। मेरी कोशिश यही है, प्रयास यही करूंगा, और ऐसा ही होगा। परीक्षा दीजिएगा तब बताइएगा, उसके पहले तो बहुत कुछ लोग बोलते हैं, टीचर भी बच्चे भी। 12, तो जरा देखते हैं बेटा जो हम लोगों का अंतिम चार्टर अधिनियम है। तो सारे मित्र हेडिंग बना लें, क्योंकि हम लोग कंपनी के शासन के अधीन जितने अधिनियम आए थे उसके अंतिम पड़ाव पे पहुंच गए। ऐसे ही पहुंचेंगे संविधान के अंत में, घबराइएगा नहीं, वक्त लगेगा, लेकिन ऐसे ही हम लास्ट तक पहुंचेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अंतिम चार्टर अधिनियम है बेटा 1853। थोड़ा सा इसकी पूर्व पीठिका पे बात करते हैं, इसकी सोच पे बात करते हैं, इसमें क्या क्या कहा गया बेटा इस पे बात करते हैं, और कौन कौन सा बड़ा एक फंडामेंटल चेंज दिखा जो आगे के लिए मील का पत्थर साबित हुआ, इस पे बात करनी होगी। पहली मजेदार बात आपको यह दिखेगी कि हर चार्टर अधिनियम में, चाहे वो रेगुलेटिंग एक्ट रहा हो, चाहे वो 1813 रहा हो, 1833 रहा हो, 1793 रहा हो, हर चार्टर अधिनियम इनको अगले 20 वर्ष की अनुमति दी गई थी। देखा ही होगा आपने, इस चार्टर अधिनियम में उनको अगले 20 वर्ष की अनुमति नहीं दी गई। तो अब जाहिर सी बात है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब तक जितने चार्टर अधिनियम आए थे बेटा, हर चार्टर अधिनियम उनको 20 साल की अनुमति दी गई थी। ऐसा क्या हो गया कि इस चार्टर अधिनियम उनको 20 साल की अनुमति नहीं मिली? तो कुछ तो कहा गया होगा इस चार्टर अधिनियम में, 20 साल की अनुमति नहीं दिया होगा तो कुछ तो बताया होगा। क्या बताया, वो बड़ी मजेदार बात। इसमें कहा कि आपको अगले 20 वर्ष के लिए भारत में शासन की अनुमति नहीं दी जाएगी, आपको भारत में शासन करने की अनुमति तब तक ले दी जाएगी जब तक कि क्राउन की इच्छा रहे। अब देखो ये कितना खतरनाक शब्द है। जब आप किसी को सर्टेन टाइम दे देते हो तो सर्टेन टाइम की एक सिक्योरिटी हो जाती है, लेकिन जब आप किसी को ये कह दें कि टाइम चाहे जितना लगेगा लगे, लेकिन हम आपको कोई निश्चित टाइम नहीं देंगे, तो सामने वाला हमेशा घबराएगा। एक उदाहरण से समझो ना, हम अपने जनप्रतिनिधियों को 5 साल के लिए चुनते हैं ना बेटा, निर्वाचन के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को कितने दिन के लिए चुनते हैं?
5 साल में, और इस वायदे के साथ कि 5 साल में फिर रिन्यूअल करेंगे, आप ही को करें या किसी और को करें, लेकिन रिन्यूअल करेंगे। ऐसा तो होता है ना चुनाव में बेटा। अब एक बात बताइए कि 5 साल के पहले आप कुछ कर लोगे? अरे आप बताइए ना बेटा, हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं निर्वाचन के माध्यम से, क्या 5 वर्ष के अंदर हम उनका कुछ बना बिगाड़ सकते हैं? आप और हम तो नहीं ही बना बिगाड़ सकते। उनकी सरकार गिर जाए, भंग हो जाए लोकसभा विधानसभा, वो अलग बात है, लेकिन जनता कुछ नहीं कर सकती। और ऐसा भारत में है, दुनिया के बहुत ढेर सारे लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। और कहा जाता है वहां कि अगर हमको चुनने का अधिकार है तो हमें वापस बुलाने का भी अधिकार चाहिए। हमारे यहाँ है नहीं, इसको रिकॉल सिस्टम कहा जाता है। तो भारत में रिकॉल सिस्टम नहीं है बेटा। हम अपने प्रतिनिधियों को 5 वर्ष के पहले नहीं वापस बुला सकते, लेकिन दुनिया की जितनी बेहतरीन डेमोक्रेसी है वहां यह व्यवस्था क्यों ना हो बेटा। मान लीजिए गलती से हमने किसी को चुन लिया और हमको लग रहा हो कि गलत कर रहा है, तो फिर अब चुन लिया, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, बांध गया हमारा हाथ पैर। यही ना होता हमारे यहाँ। आप क्या कहोगे अपने सांसद और अपने जनप्रतिनिधि से जाके? जैसे डराने उड़ाने के लिए कुछ है आपके पास? हाँ है, बता रहे क्या है। आप उसको ये बताओगे कि अगले 5 साल के बाद आना, ये ना डराओगे। और वो ये कह दे कि नहीं आएंगे, नहीं लड़ेंगे चुनाव, अब बोलो भाई, अजीब हालत है ना। हम लोगों को तो एकदम सीने पे चढ़ जाते हैं 5 साल के लिए। लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर हमारे यहाँ चुनाव ऐसे होता कि आप हमारे जनप्रतिनिधि रहेंगे, तब तक रहेंगे जब तक हमारी इच्छा रहेगी। मुझे लगता है प्रतिदिन सुबह आपके दरवाजे पे ही दिखते, हाथ जोड़े हुए। आज नहीं ना नाराज हैं? होता कि नहीं होता बेटा? तो बस वही तो हुआ ना बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। जब इनको 20 साल की अनुमति दे देते कि 20 साल के लिए निश्चिंत हो जाते, लेकिन इन्होंने कहा 20 साल नहीं, 200 साल शासन आपका चले, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन उतना ही चलेगा जब तक कि हमारी इच्छा आपके पक्ष में बनी रहेगी। जिस दिन हमारी इच्छा बदल जाएगी उस दिन आप चले जाएंगे। वो 5 साल में बदल जाए, वो कल बदल जाए, वो परसों बदल जाए, वो 10 साल में बदल जाए, वो 100 साल में बदल जाए, अब गेंद आपके पाले में है कि आप ऐसा कुछ मत करिएगा कि हमारी इच्छा बदले। तो गेंद तो अब आप ही के पाले में है ना बेटा। हमको प्रसन्न किए रहिए, खुश किए रहिए, उल्टा पुल्टा कुछ मत करिएगा, नहीं तो हमारा इरादा। तो कहते हैं ना, खतरे की तलवार उनके सर पर टांग दी गई, और तलवार कब गिरेगी ये हम फैसला करेंगे। तो अब ये बैकफुट पे आ गए। और मुझे लगता है कि इसके पीछे अगर वजह को तलाशे बेटा, सिविल सर्विसेज में हायर कंपटीशन में हम लोगों को वजह तलाशना बहुत जरूरी है। तो अगर इसकी वजह तलाशें तो उसमें कुछ परेशानियां दिख रही थी। परेशानी ये दिख रही थी, ब्रिटेन की सरकार भले वहां थी, लेकिन वो भारत पर नजर रखे हुए थे। उसको भारत में क्या कुछ चल रहा है उसका आभास था। और हमेशा एक कहावत कही जाती है बेटा, आपने भी सुना होगा, कि शासन करने वाला और शासित होने वाला, यानी जिसके ऊपर शासन किया जाता है, इन दोनों के बीच में अगर गैपिंग हुई, दूरी अगर बढ़ी, तो तबाही होती है और कुछ नहीं होता। और इसी का नाम होता है क्रांति। जब शासन करने वाले और शासित होने वाले के बीच में खाई बन जाए, डिफरेंस बढ़ जाए, कम्युनिकेशन गैप हो जाए, तो क्रांतियां हुई हैं। पूरा इतिहास गवाह है इसका। चाहे वो रूस की क्रांति हो, चाहे वो फ्रांस की क्रांति हो, चाहे अभी हाल में मिस्र की क्रांति हो, चाहे वो लीबिया की क्रांति हो, अभी हाल में सब हुआ। ब्रिटेन की संसद इस बात को बखूबी समझ रही थी, महसूस कर रही थी कि एक तो इन लोगों का भाव ही नहीं है भारतीयों से जुड़ने का, शासन बस कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बाधा हमारी भाषा थी, लैंग्वेज थी। जो हम अपनी बात उन तक ठीक से बता भी नहीं पाते थे, वो हमारी बात समझ भी नहीं पाते थे, हम भी उनकी बात नहीं समझ पाते थे। भाई भारत में उस जमाने में कितने लोग अंग्रेजी समझते थे? और मोस्ट ऑफ दी जो अंग्रेज थे उनका मेजर कम्युनिकेशन इंग्लिश में ही था। थोड़ा हिंदी हिंदी भी बोलते थे, तो वो भी आपने पिक्चर उक्चर में देखा होगा, अजीब लहजे में बोलते थे, लेकिन वो भी काम चलाऊ बोल पाते थे। एक तो जनरेशन गैप था, सॉरी कम्युनिकेशन गैप था। दूसरा, न उन्हें हमारे संस्कृत की जानकारी थी,
न उन्हें हमारी सभ्यता की जानकारी थी, न उन्हें हमारे रहन सहन की ठीक से जानकारी थी। और एक बात बताएं कि भारतीयों की जो एक बड़ी विचित्र अवधारणा रही है तब भी और अब भी, हम हर चीज से कंप्रोमाइज करते हैं। वो हमारी आदत है, हम हर चीज से कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। घर लोगे, ले जाओ। जमीन कब्जा कर लोगे, कर लो। थप्पड़ मार दोगे, मार दो। तो एक काम मत करना। देखो, धार्मिक मामले में 3-5 नहीं, धर्म के मामले में हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। खून बहता है सड़कों पर, तब भी और अब भी। मुझे लगता है जितने बवाल मच जाते हैं भारत में, वो ज्यादातर बवाल के पीछे तो धार्मिक भावनाएं होती। अब देख रहे हो आए दिन हो रही हैं जो घटनाएं। धर्म पे साहब हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, और मुझे लगता है अंग्रेज इसी को नहीं समझ पा रहे थे, और यही उनसे गलती हुई। गलती यही हो गई उनसे ना। अरे भाई, हमको सरेआम फांसी पे टांगे, जलियांवाला बाग कर दिया, क्या क्या कर दिया, हम कुछ बोले चिल्लपो मचा के? लेकिन वो गाय और सुअर की चर्बी वाले मामले में खून खौला दिया, क्या बहुत हुआ। अब गोली चलेगी आपके सीने पर, कहां बर्दाश्त किया? तो ब्रिटेन की संसद इस बात को महसूस कर रही थी कि ये नालायक आज नहीं तो कल जाने अनजाने कुछ न कुछ गड़बड़ कर देंगे और हो जाएगा बवाल। और बवाल करने के लिए बहुत चिंतित नहीं थी ब्रिटेन की सरकार। ब्रिटेन की सरकार इस बात से चिंतित थी, कितना बढ़िया साम्राज्य क्रिएट कर लिया है, इसको हमको लेना है। और ये परेशान थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें देर हो जाए, इन्हीं के हाथ से सत्ता ना चली जाए। और 1857 में यही हुआ। 1857 में क्या हुआ बेटा? यही तो हुआ। लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से सत्ता निकल गई थी, और लगभग नहीं बेटा, पूरी तरह से निकल गई थी। लाल किले तक झंडा फहरा दिया था हम लोगों ने। कोई इलाका बचा था? मुख्य भूमि पे कोई अंग्रेज नहीं बचा था, सब भाग खड़े हुए थे, दीपों पे शरण लिए हुए थे। और उधर ब्रिटेन की महारानी को लगा हार्ट अटैक हो जाएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि सपना ही टूट गया। इतने दिन से जो ताना बाना बना रहे थे हम, वो तो ताना बाना ही छिन्न भिन्न हो गया। लेकिन वो तो कहो कुछ भारतीय राजे रजवाड़े कुछ अपनी कलाकारी दिखाए, और अंग्रेज फिर वापस में चले आए, है ना बेटा? फिर ब्रिटेन की महारानी ने कहा कि अब विलंब नहीं करेंगे। अरे हमारी तो सांसें ही रुक गई थी। कहा कि हम नालायकों, भारत छोड़ दो, क्योंकि अब भारत पे हम शासन करेंगे, क्योंकि तुम लोग शासन करने के लायक नहीं हो। तो कहीं न कहीं ब्रिटेन की संसद को इस बात का एहसास था कि कभी भी किसी वक्त भारत में कोई बड़ी गड़बड़ी हो सकती है, और सिर्फ इनके कुकर्मों की वजह से, ईस्ट इंडिया कंपनी के। बस इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि अगले 20 साल के लिए नहीं, लेकिन हम कोई समय सीमा नहीं देंगे आपको। आप 20 साल भी करो, आप 25 साल भी करो, आप 50 साल शासन करो, लेकिन तभी तक शासन करोगे जब तक कि महारानी की या ब्रिटेन की संसद की इच्छा होगी। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन बेटा दिखा। दूसरा जो सबसे बड़ा परिवर्तन था कि निरंतर यह मांग हो रही थी कि बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल भी रहे। वो तो वही हाल हो गया कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भारत का प्रधानमंत्री भी रहे। और अगर ऐसा रहेगा तो उत्तर प्रदेश के पक्ष में कुछ नहीं करेगा, खास पार्शियलिटी करेगा ना। तो ये परेशानी थी। तो इसको भी सुना गया बेटा इस अधिनियम में, और बंगाल के लिए पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई, यानी वो सिर्फ बंगाल का काम देखेगा। क्लियर हुआ बेटा? आगे जरा देखें। अगला जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ वो ये हुआ बेटा कि परिषद में जो चौथा सदस्य आया था, पता नहीं कब आया था, 1833 में आया था चौथा सदस्य, जिसे हम लोगों ने कहा था विधि सदस्य। तो ये जो चौथा सदस्य आया था वो अस्थाई नहीं था ना बेटा। मैंने कहा था वो सिर्फ परामर्श देने के लिए था, वोट नहीं कर सकता था, क्योंकि उसको अस्थाई सदस्य नहीं माना गया। इस अधिनियम में विधि सदस्य को अस्थाई सदस्य बना दिया गया, यानी परिषद में अब सदस्यों की संख्या कुल मिला के 4 हो गई, अस्थाई सदस्यों की संख्या। क्लियर है बेटा? लेकिन एक गड़बड़ी थी बेटा, बहुत बड़ी गड़बड़ी थी। तो थोड़ा उसको देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो।
भारत का शासन कैसे होता था उस जमाने में। तो एक तो थे बेटा कौन, गवर्नर जनरल साहब। अगर आज की डेट में तुलना करना चाहें तो प्रधानमंत्री कहें, अब राष्ट्रपति तो ताकत ही नहीं है, ये तो सही में ताकत वाला था। राष्ट्रपति कहें, प्रधानमंत्री कहें, जो भी कहें, लेकिन सर्वशक्तिमान था ये। और इसके 4 लोग परिषद के सदस्य, यानी कुल मिला के 5 लोग। ये 5 लोग भारत के भाग्य विधाता थे। अब कैसे थे वो हम आपको बता रहे हैं। यही 5 लोग कानून भी बनाते थे भारत के लिए, और यही 5 लोग भारत पे शासन भी करते थे। तो जो भी भारत के लिए कानून बनाने की शक्ति इनको दी गई थी, यही 5 लोग कानून भी बनाते थे और यही 5 लोग भारत पे शासन भी करते थे। क्लियर है बेटा? तो विधि भी आप ही बनाएंगे, यानी विधायिका भी आप ही रहेंगे और कार्यपालिका भी आप ही रहेंगे। यही ना मामला है। यही 5 लोग कानून भी बनाते थे और उसी कानून के अंतर्गत यही लोग शासन करते थे। यानी इन 4 लोगों को अगर ठेठ भाषा में आप कहो आज के संदर्भ में, तो कैबिनेट स्तर के मंत्री, आया ना, मंत्री लोग थे। अब यही लोग भारत पे शासन करें, यही लोग कानून बनाए, ये बिल्कुल उचित नहीं था। ब्रिटेन की संसद ने कहा कि ये ठीक बात नहीं है कि जो कानून बनाए वही कानून को लागू करे, या जो कानून को लागू करवाता है, एग्जीक्यूट कराता है, कार्यपालिका हो वही विधायिका हो। ये ठीक बात नहीं थी। और अब तक तो यही चल रहा था भाई, अब तक तो भारत में यही चल रहा था। 1853 में कहा गया कि अब यह नहीं चलेगा। कहा गया कि यह परिषद जब कानून बनाने के लिए आएगी, कार्यपालिका के रूप में काम तो करेंगे, लेकिन कहा गया कि जब ये लोग कानून बनाने के लिए आएंगे, कितने लोग, 5 लोग। अब तक ये लोग 5 लोग बैठ के बहुमत से कानून बना लेते थे, लेकिन कहा गया कि अब कानून बनाने आएंगे तो इसमें 6 लोग और होंगे। कितने? 6। और अगर गौर से देखो तो 6-5 का बहुमत है। बोल नहीं रहे। तो इनको क्या कहा गया? अतिरिक्त सदस्य कहा गया। माने 6 अतिरिक्त सदस्य भी आएंगे। कुल मिला के कै लोग रहेंगे? 11 लोग। और कानून बनेगा बहुमत के आधार पे। क्लियर है बेटा? जब कानून बन जाएगा, ये 6 लोग अपने अपने घर चले जाएंगे और उस कानून के हिसाब से ये 5 लोग काम करेंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि भारत में पहली बार विधायिका का श्री गणेश हुआ? यानी विधायिका जो शब्द भारत में महसूस हुआ वो 1853 में महसूस हुआ। कल को पूछेगा भारत में विधायिका का स्वरूप किस अधिनियम से स्पष्ट होता है? नहीं बता पाएंगे आप बेटा। अगर आपका विश्लेषण नहीं है, समझ नहीं है, ये लाइन आपको कहीं मिलेगी नहीं। तो भारत में विधायिका का जो स्वरूप उभरा बेटा, वो कब से उभरा? 1853 में उभरा। भले ही छोटा स्वरूप था, स्वरूप बहुत छोटा था, लेकिन बीजारोपण तो हो गया। और आप देखेंगे ना, 1935 तक जाते जाते 375 और 250 हो गए, 2 सदन बन गए, वृक्ष बड़ा हो गया, शाखाएं भी बन गई। लेकिन जो कहते हैं ना बीजारोपण जो हुआ ना बेटा, वो 1853 में हुआ। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है बेटा 1853 की, कि पहली बार कार्यपालिका और विधायिका में अलगाव किया गया। क्लियर है? हाँ, इसमें 2 और सदस्यों का प्रावधान था, माने 6 तो थे ही, लेकिन इसमें कहा गया था कि 2 और लोग आ सकते थे जिनको वायसराय मनोनीत कर सकता था। अरे सॉरी, वायसराय मैं कह रहा हूँ, गवर्नर जनरल। लेकिन गवर्नर जनरल ने ऐसा कभी किया नहीं। तो यही 6 लोग और ये 4 लोग और खुद अपने मिलके ये कानून बनाते थे। क्लियर है बेटा? ये जो फिगर है बेटा, याद रखना जरूरी तो है ही है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी याद रखना है कि पहली बार भारत में विधायिका का स्वरूप स्पष्ट हुआ। तो क्लियर हुआ बेटा? आगे थोड़ा बढ़िए। 1833 में यह कह दिया गया था कि शासन किसका है? संसद का है। कह ही दिया कि शासन हमारा है, घर हमारा है,
रह रहे हो रहो, भगा नहीं रहे, लेकिन घर हमारा है। यही ना कहा कि शासन हमारा है, और शासन अगर हमारा है तो थोड़ा बहुत शासन में हमारा दखल तो होना ही चाहिए ना। जब आप ये कह के निकल गए कि घर हमारा है, रह रहो, तो बीच बीच में बताएंगे कि लाइट वाइट ज्यादा जलाते हैं, कुछ कम जलाया करिए, बाहर की लाइट बंद कर दो। मैंने थोड़ा दखल हो तब ना लगेगा घर हमारा है। मनमाना ही करते रहेंगे तो फिर कैसे आपका घर। तो ब्रिटेन संसद ने कहा कि थोड़ा सा हम भी तो कुछ करें, तो किया। तो क्या किया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, उसको थोड़ा सुनिए, हम सब अभी लिखाते हैं बेटा सिस्टम से। भारत में कलेक्टर के पद का सृजन सन 1772 में हुआ। यानी आज जो कलेक्टर का पद आपको दिखता है, इस पद का गठन हुआ था 1772 में। ये तो तथ्य है, याद रखना है। और जाहिर सी बात है कि अगर 1772 में हुआ तो किसने किया होगा, ये भी याद होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स ने बनाया। यानी भारत में कलेक्टर के पद का सृजन किसने किया बेटा, वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया। क्लियर है। कलेक्टर माने कलेक्टर तो हम इंग्लिश डिक्शनरी में देखे एक बार, हाँ अंग्रेजी की डिक्शनरी में तो हमने पढ़ा कि कलेक्टर माने होता क्या है, तो मैंने देखा वन हु कलेक्ट एनीथिंग, जो किसी चीज को इकट्ठा करे वो है कलेक्टर। बोल नहीं रहे, हम तो सुबह सुबह आते हैं ना, तो मुझे कुछ नगर पालिका वाले कर्मचारी दिखते हैं तो कूड़ा उड़ा उठाते हुए, मैं तो कहता हूं कलेक्टर साहब क्या हो रहा है, तो मुस्कुराते भी हैं सब। तो कलेक्टर नहीं है वो अलग बात है, क्या उठाता है, कूड़ा उठाता है, कलेक्ट करता है ना कूड़े को, दैट्स वाई वो कलेक्टर है। आप कहेंगे इतनी बेइज्जती मत करिए मैंने बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कलेक्टर मतलब जो कलेक्ट करे, ये अलग बात है कि क्या कलेक्ट करे। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो कलेक्टर का पद बनाया था, वो क्यों बनाया था वो जरा सुन लें। एक्चुअल में ये लोग दीवानी का अधिकार तो अपने पास रखे थे, फौजदारी वाला तो दे रखे थे, तो दीवानी का मतलब कर वर लेने का काम हमारा रहेगा। अरे चर्चा हुई थी आपसे, उन्होंने कहा कि कर हम लेंगे, शासन आप करोगे। क्यों, क्योंकि शासन करना हमको आता ही नहीं। नहीं ये बोले थोड़ी कि नहीं आता, लेकिन सत्य तो यही था। शाह आलम द्वितीय को बोला कि तुम शासन करो और तुमको हम सैलरी देंगे, अदरवाइज पहले के जमाना में तो मार ही डालते थे युद्ध के बाद। शाह आलम द्वितीय को हरा के और कोई बंगाल का गवर्नर बना देगा, बनाया लेकिन इन लोगों ने अब हुआ नवाब भाई, जिसको कहते हैं ना इन लोगों की भाषा, बंगाल का नवाब बना दिया गया। तो कलेक्टर का पद वॉरेन हेस्टिंग्स ने बनाया था कि जो कर होता था उसको इकट्ठा करने के, तभी उसका नाम दे दिया गया कलेक्टर, वो कलेक्टर था। बाद में जब कॉर्नवालिस आया और आपने पढ़ा था कि 1772 में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया, यानी सब अधिकार अपने पास ले लिए, तो अब जाहिर सी बात है कानून व्यवस्था भी देखना होगा, लैंड ऑर्डर भी देखना होगा, तो ये काम फिर उसी को सौंप दिया गया। किसको, कलेक्टर को। कलेक्टर को पहले वो कर कलेक्ट करता था, लेकिन जब उन्होंने द्वैत शासन को समाप्त किया तो कानून व्यवस्था के लिए भी कोई अधिकारी चाहिए, तो उन्होंने नया पद नहीं बनाया, उसी अधिकारी को यह भी जिम्मेदारी सौंप दिया। अब वो दो काम करने लगा, कर भी इकट्ठा करने लगा और कानून व्यवस्था भी देखें। आज का कलेक्टर क्या करता है कुछ पता है? अच्छा चलो 2 मिनट इस पे बात कर लेते हैं। आज जिसके लिए आप पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो बड़ी तबीयत से, मुझे लगता है वही हर बच्चे की आखिरी मंजिल होती है ना, कलेक्टर। कभी कभी आपके पड़ोसी वड़ोसी थोड़ा मजाक में कही देते हैं कलेक्टर बनेंगे, है ना, तो मुहावरा बनी गया है भाई, हर बच्चे को कलेक्टर ही बनना है, बन पाए चाहे ना बन पाए वो अलग बात है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका नाम तो बहुत है आज के डेट में। जरा हम कुछ नाम बोल रहे हैं, सुनिएगा, रिस्पॉन्ड करिएगा। कुछ लोग इसको कलेक्टर कहते हैं, कुछ लोग इसको डीएम कहते हैं, कुछ लोग इसको जिलाधीश कहते हैं। अरे बोल नहीं रहे आप,
मैं कुछ गलत बोलूं तो बोलना कि नहीं नहीं सर गलत बोल रहे हैं। कुछ लोग कलेक्टर कहते हैं, कुछ लोग डीएम कहते हैं, कुछ लोग जिलाधीश कहते हैं। कहते नहीं, मैंने गाड़ियों पे लिखा हुआ देखा है जिलाधीश। हाँ, जिलाधिकारी भी मिलता है। जिलाधिकारी, जिलाधिकारी की अंग्रेजी क्या होती है? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। नहीं, मजिस्ट्रेट नहीं, ना 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 ना, फिर उसको हिंदी में जिला मजिस्ट्रेट कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आप बोलते हो जो, तो वो जाहिर सी बात है कि वो जिलाधिकारी तब कहेंगे आप उसकी हिंदी। अब सुनो, ये बहरूपिया कैसा है जरा सुन लो। डीएम भी बोला जाता है, जिलाधिकारी भी बोला जाता है, कलेक्टर तो खैर सबसे पुराना वाला नाम है। इसको रिटर्निंग ऑफिसर कहा जाता है, इसे सेंसस ऑफिसर कहा जाता है, इसे प्रोटोकॉल अधिकारी कहा जाता है। एक ही अधिकारी ये सब है, इसीलिए इतनी ताकत है इसके पास। जब सुबह सुबह नहा धो के अपने बंगले से गाड़ी में बैठ के निकलता है ना, ये क्लियर नहीं होता कि क्या है ये। मौकाए वारदात पे बताता है कि मैं हूं डीएम, और फिर बताता है कि ना ना मैं कलेक्टर हूं। हर जगह उसकी भूमिका बदल जाती है। जब अपनी गाड़ी में बैठ के वो एक खास बिल्डिंग में घुस जाए, तब वो कहलाएगा कलेक्टर। उस बिल्डिंग का नाम है कलेक्ट्रेट, यहीं आपके आसपास है। जब गाड़ी में उस बिल्डिंग में घुस जाता है, तब वो हो जाता है कलेक्टर। और तब भू राजस्व को देखता है, भू विवादों को निपटाता है, और जज की भूमिका में होता है। जितने वकील वकील है ना कलेक्ट्रेट के, डीएम साहब के सामने जाके बहस करते हैं। वहां कोई जज वज नहीं होता, उस कुर्सी पे डीएम साहब, तथा कथित डीएम नहीं, एट दैट टाइम तो कलेक्टर कहलाता है। और जितने रिकॉर्ड होते हैं, जितने डॉक्यूमेंट होते हैं, वही अधिकारी दस्तखत करता है जो डीएम होता है। लेकिन मुहर लगती है तो कलेक्टर लिखा होता है मुहर पर, जिला कलेक्टर। अरे दस्तावेज जाके देखो, मुजबानी बात नहीं है बेटा। भू राजस्व के किसी पेपर पर अगर आप मुहर देखोगे तो जिला कलेक्टर की मुहर लगी रहेगी, दस्तखत डीएम साहब की ही रहेगी। क्लियर है? फिर 2-3 घंटा वहां बैठे कलेक्टर महोदय, कुछ केस वेस की सुनवाई किया, वकील साहब लोग उन्हीं के सामने बहस करते हैं। ज्यादा जाके पूछना कलेक्ट्रेट के जितने वकील हैं कि किसके सामने बहस करते हैं? डीएम साहब के सामने। कोई जज वज नहीं होता, उसमें जज की भूमिका में होता है। उसका निर्णय हल्के में नहीं होता, वो जो भी डिसीजन देता है उस डिसीजन की ताकत होती है। फिर वहां से चाय वाय पी के फिर गाड़ी में बैठता है और निकल पड़ा कि आज जेल का निरीक्षण करेंगे। सुना है ना, अक्सर जेलों में घुसता है। जब वो जेल में घुसता है तो वहां बोलता है मैं हूं डीएम, मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूं। क्लियर है? जब वो किसी पुलिस थाने में घुस जाए तब वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। जब वो कर्फ्यू लगवा दे तो वो डीएम होता है। जब वो धारा 144 लगाता है तो डीएम होता है। शस्त्र का लाइसेंस जब देता है तो वो डीएम होता है। सब बटा है, स्पेसिफाइड है। किसी के हथियार का, शस्त्र का लाइसेंस देखिएगा ना, कोई परिचित होगा तो छोटी सी डायरी होती है, उसको खोलिएगा, उसमें उस आदमी का फोटो लगा होता है, हथियार का वर्णन होता है, और एक मुहर होती है। उस मुहर पे लिखा होता है डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। काहे वहां कलेक्टर काहे नहीं मुहर लगी है? स्पेसिफाइड वर्क है बेटा। उतना डिटेल में अभी आपसे बात करने का वक्त नहीं है, लेकिन ये सब बहुत डिटेल है, बहरूपिया है ये। क्लियर है? जब आपके जिले में चुनाव होगा, कोई भी चुनाव होगा, चाहे वो लोकसभा का हो, वो विधानसभा का हो, वो पंचायत का हो, कोई चुनाव होगा, वो रिटर्निंग अफसर होता है। चुनाव अधिकारी की भूमिका में कौन होगा? डीएम होगा। हर इलेक्शन उसी की मार्गदर्शन में होगा। 10 साल के बाद जो जनगणना होगी, होती है ना, उस समय वो सेंसस ऑफिसर होता है, जनगणना अधिकारी होता है। इसलिए आपने सुना होगा कि चुनाव में और जनगणना में जिसकी ड्यूटी लगती है वो कटती उठती नहीं है, क्योंकि उसकी मॉनिटरिंग सीधे डीएम करते हैं, जिलाधीश कर रहा होता है। ठीक है? जो वो जिले के सभी विभाग के अधिकारियों को बुला दे मीटिंग के लिए, अरे बुलाता रहता भाई, तब वो जिलाधिकारी होता है। तब वो सबको डांटता है, सब एक तरफ से सबको डांट पिलाता है। तो वो पूरे जिले के विभागों को कोऑर्डिनेट कर रहा होता है।
समन्वय कर रहा होगा। जिले में कोई वीवीआईपी आ गया, कोई वीवीआईपी आए, जैसे मुख्यमंत्री का ही विजिट हो गया, प्रधानमंत्री का ही विजिट हो गया, तब वो स्वागत अधिकारी होता है। इस जिले में स्वागत करने का उत्तरदायित्व तो डीएम का होगा और किसी का नहीं होगा। आगवानी डीएम करेगा। जैसे एक बड़ी चर्चा हुई थी, पता नहीं आपकी नजर पड़ी कि नहीं, वो बिहार में मोदी जी हेलीकॉप्टर से उतरे, हरजत था, याद आ जाएगा, और वहां का डीएम भी बड़ा स्मार्ट लड़का। तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी कम स्मार्ट थोड़े ही हैं ना, वो भी बहुत स्मार्ट है भाई। ड्रेस सेंस बहुत अच्छा है, कपड़े उपड़े बहुत अच्छा पहनते हैं, पहनना ही चाहिए। देश के प्रधानमंत्री या कोई भिखमंगे थोड़े ही हैं, देश की शान है। और इनसे लगभग डीएम पहुंचा उनके हेलीपैड पे, और बढ़िया शर्ट और पैंट और रेबैन का चश्मा लगाए हुए पहुंचा। तो डीएम को देख के मोदी जी भी दंग रह गए, भाई तो बड़ा स्मार्ट लड़का है, बढ़िया शर्ट और पैंट और ये सब पहन के गया। और अगले दिन मच गया कोलाहल, ये पिक्चर की शूटिंग हो रही थी यहाँ। कोई प्रोटोकॉल है? जो मन करेगा वही पहन के चले जाएंगे। कहा कि दिखा दीजिए ना, कहीं प्रोटोकॉल लिखा हो, जब प्रधानमंत्री आए तो ये कपड़ा पहन के जाना है। बड़ी चर्चा हुई, पूरे भारत में चर्चा हुई। तो अब वो क्या था? वो स्वागत अधिकारी था। इस जिले में कोई वीवीआईपी आएगा बेटा, उसका स्वागत डीएम करेगा, लेकिन सबका स्वागत वो नहीं करता। वो ऐसे समझो ना बेटा, जैसे शादी विवाह के समय बड़े निमंत्रण आते हैं आपके यहाँ, आते हैं ना घर पे, निमंत्रण किसके नाम से आते हैं? आपके? अरे नहीं, पिताजी के नाम से आता है भाई, उन्हीं का सम्मान है, लोग जानते हैं उन्हीं को ज्यादा, हमें कौन जानता है भाई। तो इनविटेशन पिताजी के नाम पे आता है। लेकिन क्या हर जगह पिताजी ही जाते हैं? कुछ जगह आपको भेजते हैं, याद है? कह देते हैं कि ऐसा बेटा देखो हम बड़ा बिजी हैं, तो तुम चले जाओ और निमंत्रण दे के आओ। कुछ दस्तूर है हम लोगों के यहाँ, पूरा करते हैं। लेकिन कुछ खास जगह जो होती है ना, वहां पिताजी खुद जाते हैं। अब 4 निमंत्रण आ गया तो चारों जगह तो नहीं जा पाएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा वहां खुद जाते हैं, बाकी जगह आपको भेजते हैं। वही करता है डीएम। लेकिन आप जब जाते हो किसी शादी में जिसमें पिताजी को निमंत्रण मिला था, तो मान लिया जाता है, अंडरस्टूड है कि उनके परिवार से कोई आ गया, बात खत्म। किसी को उपस्थित होनी थी, पिताजी गए तो ठीक, आप गए तो ठीक, एक्सेप्टेड हो जाता है, स्वीकार्य हो जाता है। क्लियर है बेटा? बस यही करता है डीएम कि अगर कोई हल्का फुल्का आता है ना, तो अपने नहीं जाता, किसी एसडीएम या एडीएम को भेज देता कि जाइए और मेरी ओर से स्वागत करिए। लेकिन अगर जोगी बाबा आ जाए, ठीक है, और मोदी जी आ जाए, तो ऐसा नहीं करेगा, वो खुद चल पड़ेगा, वो खुद स्वागत करेगा। तब वो क्या कहलाता बेटा? स्वागत अधिकारी। उसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोकॉल ऑफिसर। क्लियर है बेटा? तो इतना शानदार पद है बेटा, ये कैसे बना, कब बना, थोड़ा सा इस पे बात करेंगे। और 1853 में क्या गोल खिला, थोड़ा इस पे भी बात करते हैं। 1772 में तो पद बन गया, वारन हेस्टिंग्स से बनाया कर इकट्ठा करने के लिए। फिर बाद में आए 86 में कॉर्नवालिस, तो कॉर्नवालिस ने इसको आज वाला डीएम बना दिया। यानी कर भी इकट्ठा करना था, लैंड ऑर्डर भी मेंटेन करना था, और लगे हाथ न्यायिक कार्य भी इसको सौंपा गया बाद के वर्षों में। तो अंग्रेजों वाला कलेक्टर बहुत ताकतवर था। यानी वो कलेक्टर तो था ही, वो डीएम भी था, अब वो जिला जज भी हो गया। आज आप नोटिस करते हो कि जिले पे जिला जज एक अलग अधिकारी होता है, डिस्ट्रिक्ट जज अलग अधिकारी होता है, वो न्याय का कार्य देखता है। लेकिन अंग्रेजों के जमाने में ये तीनों काम वही करता था। सोचो कितना ताकतवर रहा होगा। कानून व्यवस्था भी देखेंगे, न्याय भी करेंगे, कर भी इकट्ठा करेंगे। क्लियर है बेटा? अब हुआ ये कि कलेक्टर बहुत शानदार पद था बेटा, बहुत ही शानदार पद बनाया गया था। और कलेक्टर बनने के लिए तब नहीं कोई सोचता रहा होगा। अरे आज तो वो कलेक्टर नहीं है बेटा, जितनी ताकत अंग्रेजों के कलेक्टर को होती थी उतनी ताकत आज नहीं है। आज तो कई कार्य उसे अलग कर दिए गए, फिर भी ताकतवर है। आज आपकी इच्छा, हमारी इच्छा, सबकी इच्छा होती है कलेक्टर बनने की,
उस जमाने में नहीं थी? अरे बिल्कुल रही। जब मैंने बताया क्लर्क जो थे वो सोने चांदी लेके जाते थे, तो यहाँ डीएम माने तो बहुत बड़ी चीज थी, कलेक्टर माने बहुत बड़ी चीज थी, बहुत बड़ी चीज थी। हुआ क्या बेटा, भर्ती कैसे होती थी, इस पे विचार किया? पद तो डेफिनेटली बहुत शानदार था, लेकिन कलेक्टर के पद की भर्ती अंग्रेजों के जमाने में आज कैसे होती है पता है ना? उसी के लिए पढ़ बढ़ रहे हो। आज तो परीक्षा होती है, इंटरव्यू होता है, फिर आपका सिलेक्शन होता है, घर से बुला के ले चलते हैं कि चलिए ट्रेनिंग करिए लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकेडमी मसूरी में, और ट्रेनिंग करके जाइए, जिले का काम संभालिए, है ना? अंग्रेजों के जमाने में कलेक्टर की भर्ती कैसे होती थी, इस पे विचार करना बहुत जरूरी है, तभी 1853 समझ में आएगा। उस जमाने में कलेक्टर के पद की भर्ती जो भी होती थी, वो सारी भर्ती ईस्ट इंडिया कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करता था, निदेशक मंडल करता था। और क्यों ना करे, क्यों ना करे भाई? मेरी फैक्ट्री है, मेरा संस्थान है, मेरी फैक्ट्री में कौन काम करेगा कौन नहीं करेगा ये सरकार फैसला करेगी क्या? मेरा इंस्टीट्यूट है, मेरे इंस्टीट्यूट में कौन रहेगा, कौन टीचर होगा, कौन फैकल्टी होगी, ये फैसला हम करेंगे ना, ये भारत सरकार फैसला करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। तो जाहिर सी बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के समय कलेक्टर कौन बनेगा ये फैसला कौन करेगा? कंपनी के मालिक लोग करेंगे, और करेंगे नहीं, करते ही थे। लेकिन आपको पता है 1833 में कहा कि ये तेरा शासन नहीं है, ये मेरा शासन है। बोल नहीं रहे हैं, तो चहल पहल तो होगी ना कि जब तेरा नहीं है मेरा है, तो मैं फैसला करूंगा ना कि कलेक्टर कौन बनेगा। बोल नहीं रहे। लेकिन 20 साल तक ढुलमुल रवैये में चल गया। लेकिन 1853 का जब अधिनियम आया तो पुरजोर ढंग से मांग उठी कि ऐसे कैसे कलेक्टर की नियुक्ति कर देंगे ये, तब जबकि शासन आपका है, आपकी जिम्मेदारी है। गड़बड़ी कहां होगी बेटा वो समझना। एक्चुअल में जो कलेक्टर के पद की नियुक्ति होती थी ना बेटा, इसमें बड़ा गड़बड़ था। अच्छा एक बात मुझे बताओ, आज की डेट में अगर ये कह दिया जाए कि कलेक्टर की जो नियुक्ति होगी वो अडानी करेंगे थोड़ी देर के लिए, या मुकेश अंबानी, ये दो लोग मिलकर करेंगे, मान लें थोड़ी देर के लिए, तो क्या गुल खिलेगा आपको पता है? हाँ, पहला तो अपने बच्चों को लेंगे, फिर रिश्तेदारों को लेंगे। अब चूंकि भारत में बहुत ज्यादा पद है, तो फिर क्या होगा मुझे लगता है आप समझ रहे हैं। वही आपने कहा था थोड़ी देर पहले ना, पहले आओ पहले पाओ। तो पहले कुछ लेके आओ फिर लेके जाओ। ऐसे कहां है पॉकेट में बनाते हैं? सिपाही तो पॉकेट में बनाते ही नहीं थे, कलेक्टर बना देंगे पॉकेट में। अरे आज से 20 साल पहले सिपाही कैसे बनते थे वो आपको भी पता है, हमको भी पता है। वो तो गनीमत है कि प्रतियोगी परीक्षा शुरू हो गई तो थोड़ी राहत हो गई। क्लियर है बेटा? और कलेक्टर की आप उम्मीद कर रहे हो कि ऐसे निष्पक्ष हो जाएगी, सवाल ही नहीं है। तो बहुत करप्शन था। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर लोग थे, मालिक लोग थे, वो इंग्लैंड बैठते थे, अपने जितने अर्चित परिचित रिश्तेदार वगैरह थे सबको कलेक्टर बनाते थे। लेकिन चूंकि भारत में कलेक्टर के पद की संख्या ज्यादा थी, तो फिर बाकी नियुक्ति कैसे होती थी आप बेहतर समझ रहे हैं। गड़बड़ी सिर्फ ये हो गई कि ब्रिटेन पढ़ा लिखा देश था ना बेटा, शिक्षा वहां विकसित थी और लोकतंत्र था, तो ब्रिटेन की संसद में हंगामा तो मचता ही था कि ब्रिटेन में जो बाकी पढ़े लिखे होनहार बच्चे हैं उनका क्या होगा। और हर वह माँ बाप जो ब्रिटेन में थे जिनके बच्चे वहां पढ़ लिख रहे थे, उनको भी थोड़ा खराब लगता होगा ना कि मेरा बेटा इतना लायक है, पढ़ने लिखने में इतना बढ़िया है, कलेक्टर नहीं बन पा रहा है, तो सड़क पे जिंदाबाद मुर्दाबाद तो होगा ही ना। क्योंकि वहां राजनीतिक व्यवस्था थी ना बेटा, डिक्टेटरशिप तो थी नहीं। ब्रिटेन की संसद में बात उठने लगी कि भैया ये तो ठीक नहीं है। अब तक ठीक इसलिए था कि अब तक कंपनी का शासन था, लेकिन जब आपने कह दिया कि शासन कंपनी का नहीं है, शासन हमारा है, तब तो हम आपसे बात करेंगे ही ना कि काहे गड़बड़ी हो रही है भाई। 1853 में कहा गया कि अब सब कुछ ठीक किया जाएगा, और ठीक किया गया। क्या ठीक किया गया बेटा, ध्यान से सुनना, हम अभी सब लिखाएंगे बेटा तभी छोड़ेंगे आपको। वो ये किया गया कि 1853 में प्रावधान बना दिया गया कि अब कोई भी जो भर्ती होगी प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर, अब कोई भर्ती ऐसे वैसे नहीं होगी। अब जाहिर सी बात है प्रतियोगी परीक्षा के आधार पे होगी, कभी आज तक हो ही नहीं थी, पहली बार होने जा रही थी, मुंह से बोले और हो जाएगी।
अब उसका सिलेबस बताना पड़ेगा, मापदंड बताना पड़ेगा, अर्हता बतानी पड़ेगी, परीक्षा कैसे होगी यह बतानी पड़ेगी, सारा कुछ अब क्लियर किया जाएगा तब ना होगी। इसीलिए 1854 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक आयोग बना दिया गया, जिसको कहा गया मैकाले आयोग। और मैकाले ने उसी वर्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया, रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया। इसका सिलेबस क्या होगा, परीक्षा क्या होगी, उम्र सीमा क्या होगी, कौन परीक्षा देगा, कौन परीक्षा नहीं देगा, ये सब कुछ डिक्लेयर कब हो गया बेटा? 1854 में डिक्लेयर कर दिया, रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया। मैकाले आयोग के रिपोर्ट के आधार पर सन 1855 में पहली परीक्षा इंग्लैंड में हुई। पहली परीक्षा हो गई और इस परीक्षा का आयोजन कहां हुआ बेटा? इंग्लैंड में हुआ। और दुख इस बात का कि मैकाले ने क्या कहा था यह आपने नहीं सुना। मैकाले ने नौकरी कहां करनी है? भारत में। और परीक्षा कहां होनी है? इंग्लैंड में। नौकरी करनी है उत्तर प्रदेश में, परीक्षा होगी अंडमान में। अरे अंडमान में भी तो गनीमत है। और नहीं कह दें कि कजाकिस्तान में होगी परीक्षा। ये तरीका है। तरीका क्या है मैं आपको बता रहा हूं। इस बदमाश ने क्या रिपोर्ट किया, पहले सुन लो। मैकाले ने अपने रिपोर्ट में कहा कि इस परीक्षा में वे भाग लेंगे जो कम से कम स्नातक की डिग्री धारण करते हो। और एक सूचना बता दे बेटा, आज भी हमारी सिविल सेवा का आधार मैकाले रिपोर्ट है। आज की डेट में बेसिक ढांचा जो उसने बनाया वही ढांचा आज भी है। थोड़े बहुत परिवर्तन हमेशा होते रहे हैं, वो हुए हैं। जरा सुन लो क्या क्या कहा कि इस परीक्षा में वही भाग ले सकते हैं जो कम से कम विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री रखते हो। क्या ये नियम आज नहीं है? आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, चाहे आप बीटेक करें, चाहे आप बीबीए करें, चाहे आप बीएससी करें, चाहे आप बीए करें, चाहे आप शास्त्री करें, आपके पास ग्रेजुएशन वाली डिग्री, उस समकक्ष की डिग्री होनी चाहिए। आज भी है ना ये नियम? ये मैकाले ने कहा। दूसरी बात मैकाले ने कहा कि भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होगी, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा। तीसरी बात कहा उसने कि नियुक्ति योग्यता के आधार पर होगी, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। क्या वही नियम नहीं है? प्रतियोगी परीक्षा होती है, फिर उसमें जो मेरिटोरियस होते हैं उनकी नियुक्ति होती है या ना? आगे उसने कहा कि इस परीक्षा में जो भाग लेने वाले होंगे वो सामान्यज्ञ होंगे, जर्नलिस्ट होंगे। जर्नलिस्ट माने पत्रकार मत समझ लीजिएगा। जर्नलिस्ट का मतलब विश्वविद्यालयों के साधारण स्नातक हों। यही हमारी रिक्वायरमेंट है, आज भी है। लेकिन क्या आईटीआई नहीं परीक्षा देते? लेकिन ये तो नहीं है सिविल सेवा में कि जो आईआईटी किया है वही परीक्षा देगा। वो तो कहते हैं कि अब किसी अरे गरे प्राइवेट पत्राचार कहीं से बीए किए हो परीक्षा दो। कहां रोक लगी है भाई? यही मैकाले ने कहा। और सबसे बड़ी परेशानी ये हो गई कि स्पेशलिस्ट के लिए यहां कोई जगह नहीं थी। लेकिन स्पेशलिस्ट भी यहां आके परीक्षा देते हैं, डॉक्टर भी देते हैं, इंजीनियर भी देते हैं। और डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई आईएएस बनने के लिए हुई थी, लेकिन बर्बादी हो रही है परीक्षा के मापदंड को ध्यान में रख के। तीसरा उसने कहा उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए। अभी सुनो, अभी समझा रहे हैं। चौथा उसने कहा कि इसमें भारतीय भी भाग ले सकते हैं, माने इंडियंस के लिए भी इसमें रास्ते खुले रखे गए कि भारतीय भी इसमें आके भाग लें। नियुक्ति से पहले प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा, पर्यवेक्षाधीन अवधि पे रखा जाएगा, जो आज तक रखा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी से ट्रेनिंग करके निकले के सीधे डीएम नहीं बन जाएंगे आप। आपको कुछ दिनों के लिए प्रोबेशन पे रखा जाएगा, छोटे छोटे काम आपको सौंपे जाएंगे। सुभाष सलवाई साहब यहाँ डीएम होने के पहले कहीं एसडीएम थे, तो होना ही पड़ेगा। इसको बोला जाता है प्रोबेशन पीरियड। यही वो सब बताया। क्लियर है बेटा? अभी हम सब लिखाते हैं। अब इसमें गड़बड़ी क्या क्या दिख रही जरा समझो। पहली गड़बड़ी दिख रही है कि परीक्षा इंग्लैंड में फिर क्यों हुई, और अगर परीक्षा इंग्लैंड में हुई तो सेंटर भारत में क्यों नहीं हुआ? ठीक है, इंग्लैंड के लोगों की सहूलियत के लिए आप परीक्षा इंग्लैंड में कराए होते, लेकिन भारतीयों की सहूलियत को भी तो ध्यान में रखे होते। एक आध सेंटर भारत में भी रख दिए होते तब।
जब भारतीयों को भाग लेने की बात आप कर रहे हैं तो एक बात मुझे बताओ, आज की डेट में आईएएस की परीक्षा अगर इंग्लैंड में हो, थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, कई जाने जाएंगे परीक्षा देने इंग्लैंड? नहीं नहीं, आईएएस की परीक्षा है, माँ बाप पुरजोर कोशिश करेंगे कि भाई चले जाए, लेकिन मुझे लगता है आपके जाने के पहले 20 बार आपसे पूछ लेंगे, तो बेटा देखो खेत वोत बेचना पड़ेगा, तो अगर तैयारी वारी हो ठीक ठाक तो बोल दो, नहीं तो फिर अगली बार देख लेंगे। होगा कि नहीं? ये इंग्लैंड में सेंटर रखने का मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण यही था कि ढेर सारे भारतीय यहां आ ही ना पाए, परीक्षा दे ही ना पाए। सीधी सी बात है बेटा, आज की डेट में इंग्लैंड जाना कितना आसान है। उस जमाने में भारत और धनी था और समृद्ध था और बुरी गति में था। आम भारतीयों की मैं बात कर रहा हूं, वो नहीं, जहां कुछ धनाढ़ लोगों के बच्चे थे इंग्लैंड में ही पढ़ा करते थे, जवाहरलाल नेहरू और ढमाका लोग, इनकी तो पढ़ाई वहीं होती थी, तो इन लोगों के लिए तो रास्ते खुले थे। चलो, एक समस्या ऐसी थी जिसपे आपकी नजर नहीं पड़ी, उम्र सीमा 23 साल। अब मुझे बताओ, आज की डेट में कोई व्यक्ति जो ग्रेजुएशन करता है उसकी कितनी उम्र रहती है? 19, 20, 21, इसी के इर्द गिर्द रहते, यही ना होता है बेटा। यानी आज की डेट में जो बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, मुझे लगता है 19, साढ़े 19, 20 साल के आसपास उनकी उम्र हो जाती है। हाँ, अब जरा बताओ इसमें तकलीफ क्या है। आज की डेट में जब बच्चा पैदा होते ही स्कूल जा रहा है, अरे मैं तो सुबह सुबह आता हूँ साहब, बड़ा तरस आता है, रोते बिलखते बिलबिलाते जा रहे हैं ठेले पे रिक्शे पे बैठ के बच्चे। माँ बाप को भी आईएएस बनाने की इतनी जल्दी है कि पूछो मत। उनका बस चले तो बच्चे को जन्म ही विद्यालय में दें, तब 19-20 साल में ग्रेजुएशन हो रहा है। अब चलिए 1853 में, मुझे लगता है आप समझ रहे हैं। 1853 में कोई गांव के या कोई बड़े बुजुर्ग मिलेंगे ना बेटा, थोड़ा बात करना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब तक 12-14 साल के मुस्टंडे नहीं हो जाते थे, पढ़ने ही नहीं जाते थे, जाके पूछ लेना, कोई जाने ही नहीं देता था पढ़ने। 12-13 साल के जब हो जाते थे ठीक ठाक, दाढ़ी मूछ के निशान कुछ दिखने लगते थे, अब जाएंगे कक्षा 1 में। पूछिएगा पूछिएगा, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम लोग इतने मूर्ख थे। नहीं, हम लोग मूर्ख नहीं थे। उस जमाने में विद्यालय आपके जैसे थे, क्योंकि घर के बगल में कॉन्वेंट स्कूल है, 15-15, 20-20, 30-30, 40-40 किलोमीटर की दूरी पे एक विद्यालय होता था, बड़ी मुश्किल से। तो बच्चा अगर 13-14 साल का नहीं होगा तो 10 किलोमीटर कैसे जाएगा? आज के जैसा बाइक, मोटरसाइकिल और साइकिल हुआ करती थी, साइकिल लग्जरी थी। अरे शायद होती थी। और किसी के पास साइकिल होता था ना, तो वो हैंडल पकड़ के ऐसे चलता था, पैदल पैदल, ताकि दुनिया देख ले कि इनके पास साइकिल है। वैसे आजकल शर्माते हैं साइकिल लेके, वो अलग बात है। तो आप मुझे बताओ, सड़क का नामो निशान नहीं। आपको क्या लगता है कि ये सब सड़कें ऐसे ही बन गई थी? मैंने देखा है बेटा, भारत के किसी गांव में बारिश में आप बिना कमर भर पानी के जा नहीं सकते थे, अपनी उम्र में मैंने देखा है। अब 1853 की बात कर रहे हो ना, आज ना सब सड़कें बन गई, एकदम कार में बैठे हुए दरवाजे तक पहुंच जाते हो। ऐसा नहीं था भारत। जंगल था, नदी थे, नाले थे, खराब रास्ते थे, उससे बच्चे को स्कूल जाना है पैदल। तो अगर 12-13 साल का नहीं हुआ तो कैसे जाएगा? डर जाएगा, भूत ऊत पकड़ सकता है जंगल वंगल में। तो ये परेशानी। अब जरा जोड़ो, मान लो 12 साल पे ही कक्षा 1 में गए और पढ़ाई को कंटिन्यू किया, नहीं रोका, मान लो पढ़ाई चली रही है, तो कै साल तक ग्रेजुएशन होगा भैया? क्या वो सिविल की परीक्षा देने की उम्र में रह जाएंगे? तो एक तो ये उनकी जो कलाकारी थी काम आ गई, आई ना, कि ढेर सारे भारतीय तो ऐसे छट जाएं। इक्का दुक्का जो बाई देवे अगर देने के मूड में हो तो सेंटर इंग्लैंड रखो, तो ये भी तोहमत नहीं लगेगी कि भारतीयों को परीक्षा नहीं देने दे रहे हैं, और भारतीयों को बाहर भी कर देंगे।
तो ये पूरा का पूरा योजना बना के उन लोगों ने काम किया। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात थी कि सबके बावजूद भी कुछ भारतीयों ने ले ही लिया नौकरी। अरे भाई, सत्येंद्रनाथ टैगोर बनी गए, सुभाष चंद्र बोस बनी गए, ऐसे तमाम लोग थे जो बनी गए, वो योग्य लोग थे, इसमें कोई शक नहीं। अंग्रेज तो पुरजोर कोशिश करते रहे होंगे कि इसको कैसे भगा दिया जाए, नहीं तो इंटरव्यू में कुछ करो ईसा की भग जाए। लेकिन इन लोगों ने हर जगह छकाया सबको और नौकरी लिया। ये सब कुछ आज की जो देन है ना बेटा सिविल सेवा की, उसका फाउंडेशन जो है ना वो मैकाले है। अभी बड़ी भारी समस्या, मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ाता हूं तो उधर जाना ठीक नहीं है आपके लिए, लेकिन इतना जरूर समझ लें कि भयानक बीमारी पैदा कर दिया। भारत में इतनी बड़ी समस्या प्रशासन में पैदा हो गई है, रोज मारा मारी सिरदर्द होती रहती है, पूछो मत। एक बात मुझे बताइए, योग्यता में डीएम बड़ा है कि सीएमओ बड़ा है? एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है उसमें बड़ा कौन है ना बड़ा? और डीएम डांटता है सीएमओ को? नहीं डांटता। हॉस्पिटल में अगर निरीक्षण करने पहुंच गया डीएम तो सीएमओ ऐसे खड़ा रहता है सर नीचे करके और डांटता है, मेरी ओर देख के बात करो, जब उसके मैंने पिता की उम्र का है वो। तो सीएमओ को बुरा नहीं लगता होगा? ये नालायक 2 कौड़ी का डिग्री कॉलेज का बीए किया हुआ आदमी, और ये हमको डांट रहा है जोर जोर से। और मैं एमबीबीएस एमडी और ये वो सब मैंने किया, और 12वीं मैंने बता दिया कि तुमसे 1000 गुना बढ़िया है, क्योंकि हमने मेडिकल का कंपटीशन क्वालिफाई किया और तुम तो छटपटा के रह गए। फिर जाके बीए में एडमिशन लिए जब नहीं हो पाया, और तुम बन गए डीएम और हम बने डॉक्टर, और तुम डांटोगे हमको? वो तो यही रहा ना व्यवहार में। क्या बुरा नहीं लगता होगा डॉक्टरों को? वो 4 साल मेडिकल साइंस में ना बेटा जो पढ़ाई करते हैं ना, सपना देखेंगे पढ़ाई का। और जो बच्चा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है वो भी तो इनसे बेस्ट है। अरे है कि नहीं ये बता दो। बिल्कुल है। आज के जमाने की लैंग्वेज अगर बात करें तो आईटीजी क्वालिफाई किया है, और तुम तो सपना देखते रह गए क्वालिफाई करने का, कभी कर ही नहीं पाए। जब नहीं कर पाए तो माँ बाप ने ढकेल के बीए में एडमिशन कराया। और एक आईटीएन अगर गवर्नमेंट जॉब में आएगा तो क्या बनेगा? अगर भाई वो गवर्नमेंट जॉब में आता है तो क्या बनेगा? बीटेक करके ही ना आया है? मुझे लगता है कि सहायक अभियंता ही ना बनेगा, कि सीधे मुख्य इंजीनियर बन जाएंगे और फिर डांटेगा डीएम। आईटी करके आए हो सर, कायदे से काम करो नहीं सस्पेंड कर देंगे तुमको। कितनी ग्लानि होती होगी। तो शुक्र मनाओ कि मैंने आईएएस की परीक्षा नहीं दिया, यही ना कहता होगा मन में, नहीं तो तुम्हारी औकात बताते। अंदर से तो उसको ग्लानि होती होगी ना, इसलिए आईटीएम परीक्षा देते हैं कि तुम्हारी औकात बताते हैं, और शुरू के पदों को ले ही लेते हैं। टॉप 50 में देखोगे ढेर सारे आईटीएंस होते हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था का। एक आईटीएन जो आईटी करता है वो डीएम बनने के लिए करता है, वो अपने तकनीकी कौशल का परिचय दे देश के विकास के लिए, लेकिन वो बनेगा डीएम। क्यों? क्योंकि डांटे वांटे ना कोई हम। ये सारी बीमारी पैदा किया किसने? मैकाले। और यही पैदा किया। दुनिया के हर देशों में बीमारी नहीं है। तो थोड़ा सा बेटा लिख लिया जाए, है ना, बात होती रह जाएगी। लिखें। इस अधिनियम में अन्य चार्टर अधिनियमों के विरुद्ध 20 वर्ष की अवधि नहीं प्रदान की गई, वरन तब तक शासन की अनुमति दी गई वरन तब तक शासन की अनुमति दी गई जब तक क्राउन की, ब्रैकेट में लिखिएगा, ब्रिटेन की संसद की इच्छा हो। ब्रिटेन के संसद की, जब पानी पिलाना बताए खिला, जब तक ब्रिटेन के संसद या क्राउन की इच्छा हो। क्लियर हुआ बेटा?
दूसरा पॉइंट, बंगाल के लिए पृथक, नोट में होगा बेटा, जो पीडीएफ है ना वहां भी होगा बहुत सी चीजें। बंगाल के लिए पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। बंगाल के लिए पृथक किसकी बेटा? लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। हो गया बेटा। अगला, इस अधिनियम के द्वारा भर्ती को प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर, भर्ती को प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर करने की सिफारिश की गई। भर्ती को किस आधार पर बेटा? प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर करने की सिफारिश की गई। ठीक है बेटा। इसके लिए एटीन 1854 यानी 1854 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में आयोग बनाया गया। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में आयोग बनाया गया, जिसे हम मैकाले आयोग के नाम से जानते हैं। जिसे हम किस नाम से बेटा? मैकाले आयोग के नाम से जानते हैं। नीचे से बेटा लिखो, मैकाले आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर, मैकाले आयोग के प्रतिवेदन के आधार पे पहली परीक्षा यानी सिविल सेवा की पहली परीक्षा सन 1855 1855 सन 1855 को ब्रिटेन में हुई। क्लियर है बेटा? हाँ, तो एक प्रश्न बड़ा स्वाभाविक है कि भारत में भी हुई होगी कभी ना कभी। 1922 में हुई। नोट बना के लिख लें, भारत में पहली परीक्षा सन 1922 इलाहाबाद में हुई। यानी सेंटर कहां था बेटा? इलाहाबाद। ठीक है, और तभी से इलाहाबाद इलाहाबाद हो गया, है ना, सिविल सेवा का गढ़ बन गया। और सुन लो, मेरी तो सारी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुई। 70 के दशक के पहले, 1970 के पहले एक भी आईएएस अगर इस देश में है तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का है, यानी वहीं से उसका चयन हुआ। एक अपवाद आपको नहीं मिलेगा। 1970 के बाद से फिर वो थोड़ा सा कुछ चेंज हुआ परीक्षा की प्रणाली वगैरह में, तो ये सेंटर धीरे धीरे शिफ्ट होना शुरू हो गया दिल्ली की ओर। तो अब सिविल सेवा का एक बहुत बड़ा केंद्र दिल्ली बन चला है। लेकिन कोविड के बाद, यानी कोविड जब आया, कोविड-19, कोविड के बाद शिक्षा पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज हो गई, विकेंद्रीकृत हो गई, भ्रम ही टूट गया। अरे बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, इन्हीं कुर्सियों से मैंने 2022 की परीक्षा में डिप्टी एसपी बनाया। आप 20 साल पहले कल्पना कर सकते थे? सिपाही बनने का सपना देख लें यहां तो बहुत बड़ा सपना है, और ऐसे डिप्टी एसपी 41वीं रैंक होल्ड कर लेना इसमें आसान नहीं है। और दिल्ली वाले भैया जी और इलाहाबाद वाले भैया जी भी रहे होंगे, सारे भैया जी वीर गति को प्राप्त हो गए। ये कैसे हो पाया बेटा? जो शिक्षा का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, विकेंद्रीकरण हुआ, और इसके पीछे जो डिजिटल क्रांति हो गई ना बेटा, ये बहुत बड़ी भूमिका में है। अरे जाहिर सी बात है, वजह यही है, देख रहा हूं मैं, यहां बात कर रहा हूं, कुछ बच्चे पटना में पढ़ रहे हैं, कुछ दिल्ली में पढ़ रहे हैं, सेम टाइम में
लखनऊ में सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ का एक इलाका मैं नाम बोल रहा हूं, वहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं। ये कैसे हो पाया? डिजिटल की वजह से ही तो हो पाया। तो बच्चों को बेस्ट मिल रहा है, यानी जो बेस्ट कर सकता है वो कहीं भी रहे, उनको बेस्ट मिल जा रहा है। तो अब जगह का तो कोई मायने ही नहीं रहा, आप कहीं से किसी बेस्ट को पढ़ सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं। लेकिन आज से 15-20 साल पहले ये संभव नहीं था। ये संभव हो पाया 4G, और अभी तो सुन रहे हैं 5G आ रहा है, तो फिर पूछो मत। खैर 4G में ही कोई तकलीफ नहीं है, बहुत साइमल्टेनियस हम लोगों की बात बच्चों तक पहुंच रही है, और 5G आ जाएगा तो फिर और भी चीजें फैसिलिटी हो जाएंगी। तो अब ये हब टूट रहा है बेटा, दिल्ली और इलाहाबाद का जो पूरा कॉन्सेप्ट रहा है ना, वो धीरे धीरे विखंडित हो रहा है। आपके शहर से 4 डिप्टी एसपी हुए। मैं बाकी को नहीं बता सकता कि बाकी की पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई, वो मुझे बड़ा डिटेल नहीं पता है, लेकिन एक का तो मुझे पता है कि मैंने यही पढ़ाया है उसे। आजमगढ़ के बाहर उसने कदम नहीं रखा है, पढ़ना लिखना तो छोड़ दीजिए। तो ये सब संभव हो पाया ना बेटा, इसी कारण से। तो पहली परीक्षा कहाँ हुई बेटा भारत में? इलाहाबाद में हुई। क्योंकि उनका कहना था, अंग्रेजों का दलील जो दिया वो ये कि यहाँ पे बच्चों के बैठने की व्यवस्था ज्यादा है, यानी बिल्डिंग वगैरह इस तरह की चीजें ज्यादा है, सो परीक्षा हम यहीं लेंगे। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ो, आगे बढ़िए बेटा। इस अधिनियम में पहली बार कार्यपालिका माने एग्जीक्यूटिव तथा विधायिका लेजिस्लेटिव का पृथक्करण किया गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, किसी हालत में याद रखिएगा। इस अधिनियम में पहली बार कार्यपालिका और विधायिका का क्या किया गया बेटा? अलगाव किया गया, पृथक्करण किया गया। इसके पहले ऐसा नहीं था। तो अलगाव का मतलब क्या हुआ? विधि कोई और बनाएगा, शासन कोई और करेगा, दोनों काम एक ही व्यक्ति नहीं करेंगे। और मुझे लगता है वही प्रणाली तो आज भी है। अगर आप गौर से विचार करो तो प्रणाली तो यही आज भी है ना बेटा, बस संख्या थोड़ी कम ज्यादा है। जब कानून बनाना होता है तो क्या मंत्री और प्रधानमंत्री सदन में नहीं बैठते हैं? बैठते हैं, वोट देते हैं। प्रधानमंत्री वोट नहीं देता? काहे नहीं देगा भाई, सांसद है तो वोट देगा ही देगा। और मंत्री अगर सांसद है तो वो भी वोट देता होगा। लेकिन खाली इन्हीं लोगों के वोट से कुछ नहीं होने वाला। ये हो जाएगा? नहीं होगा ना बेटा। वहां 545 लोग बैठे हैं ना बेटा, लेकिन 545 में ये लोग भी शामिल रहते हैं कानून बनाने के लिए। क्या वही बात नहीं थी? कानून बनाने के लिए ये लोग भी रहेंगे, लेकिन खाली यही लोग कानून नहीं बनाएंगे, 6 अतिरिक्त सदस्य और आएंगे। और जब कानून बन जाएगा तो ये लोग अपने अपने इलाके में चले जाएंगे, और भाई जाहिर सी बात है कि जो 5 लोग हैं ये कानून का निर्माण करेंगे। क्लियर हुआ बेटा? कोई भ्रम नहीं। तो अब थोड़ा सा डिटेल में चलना है। क्लियर है बेटा? लिखें, विधि सदस्य को अस्थायी कर दिया गया। विधि सदस्य को क्या कर दिया गया बेटा? अस्थायी कर दिया गया। 1833 में क्या था? अस्थायी था। ठीक है। गवर्नर जनरल की परिषद में अब अस्थायी सदस्यों की संख्या 4 हो गई। माने हम लोग किस लेवल पे पहुंच गए? 1773 वाले लेवल पहुंच गए। अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी हो गई बेटा? 4 हो गई। क्लियर है? हाँ, देखिए जब ये विधि बनाने के लिए बैठते थे तो उसी में बेटा, उसी लाइन में आगे बढ़ाइए। जब ये विधि बनाने के लिए बैठते थे तो 6 अतिरिक्त सदस्यों का भी प्रावधान किया गया। 6 अतिरिक्त सदस्यों का प्रावधान किया गया। क्लियर है बेटा? अब ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि वो 6 कौन लोग थे। अखिलेश जो देखो 6 लोग कौन थे, तो जरा सा लिख लो।
6 अतिरिक्त सदस्य निम्न थे। लिखो बेटा, 6 अतिरिक्त सदस्य निम्न थे। ठीक है बेटा, तो लिखा जाए और याद रखना है बेटा, ध्यान रख। देखो मेरे लिखाने से कुछ होगा नहीं बेटा, है ना। मेरे दिमाग में जो चीजें हैं बेटा आपके दिमाग में चली जाए, यही मिशन है। अभी कोई तकनीक ऐसी आई नहीं कि दिमाग वाग उधार लिया जा सके, ठीक है। नहीं ऐसा होता ना तो मजाक नहीं कर, अपना दिमाग में दे देता परीक्षा के लिए। खैर इतना तेज मेरा दिमाग नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप मांगते तो मैं दे देता, ऐसा संभव नहीं है। अभी कोई तकनीक भी नहीं डेवलप हो पाई कि मैं अपने दिमाग की चीजों को कॉपी करके आपके दिमाग में पेस्ट कर दूं। कंप्यूटर होते तो शायद हो जाता, पेन ड्राइव में लेके फिर उधर उधर कर देते। अभी यही तरीका है जो हम कर रहे हैं। नहीं हमारे यहाँ आते कहते कि सर ज्योग्राफी पढ़ना है, तार लगाओ भाई, कॉपी करो पेस्ट करो। इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, कॉपी पेस्ट कर लो। अभी तो कोई तरीका नहीं है बेटा, अब हो सकता है कल को हो जाए, कहना बहुत मुश्किल है बेटा, लेकिन अभी तो नहीं है। अभी तो यही है कि मैं जोर जोर से चीखूं, चिल्लाऊं, लिखवाऊं, बार बार रिपीट करूं, अभी तो यही तरीका है। लेकिन सारी चीजें यहाँ आनी है, दिमाग में आ जाएंगी तो समझ लो बात बन जाएगी, और नहीं तो फिर हमारा चिल्लाना, चीखना और आपका लिखना उखना सब बेकार हो जाएगा। क्लियर है बेटा। तो 6 का नाम हम बोल रहे हैं, लिखें। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का कौन बेटा? मुख्य न्यायाधीश। क्लियर हुआ? दूसरा एक हो गया ना। दूसरा सर्वोच्च न्यायालय का उप न्यायाधीश एक। कैठो हो गए बेटा? कैठो थे? अभी 4 लोग बाकी हैं। बोले प्रांत कैठो हो गए थे? 4। अरे अभी तो हुआ था 33 में। आगरा और पश्चिमी अवध को मिलाकर उत्तरी पश्चिमी प्रांत बन गया था। तो 3 पहले से थे, एक चौथा, चारों प्रांतों से एक एक प्रतिनिधि। चारों प्रांतों से क्या बेटा? एक एक प्रतिनिधि। और इसमें यह बताने की कोशिश कर रहे थे अंग्रेज कि हमने क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया है, यानी हर इलाके से लोगों को लेके आए हैं कानून बनाने के लिए। लेकिन बड़ी मजेदार बात थी कि ये 6 लोग कौन है आपके सामने दिख ही रहे हैं। एक यानी मुख्य न्यायाधीश, एक यानी उप न्यायाधीश। उम्मीद की किरण थोड़ी दिख रही है। चारों प्रांतों के प्रतिनिधि। कोई इलेक्शन नहीं होता था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी होते थे उन प्रांतों में, उनको बुलाया जाता था। लेकिन बस इन्होंने ये कहा कि हमने क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखा। अभी इलेक्शन वाली चीज कहां थी, जनता की मर्जी कहां थी। तो कुल मिला जुला के बेटा 1853 के महत्वपूर्ण प्रावधान थे, और इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सब महत्वपूर्ण है। और आज अपनी बात हम यही समाप्त करेंगे बेटा। मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन आप लोगों का स्नेह और आप लोगों को मैंने सूचना नहीं दिया था। आते और यहाँ से जाते तो ये ठीक नहीं लगता। तो एक हिस्सा हम लोगों ने खत्म किया, और अब हम लोगों के सामने है अगला जो हिस्सा है, वो थोड़ा और भी महत्वपूर्ण है। और वो हिस्सा है क्राउन के शासन के समय जो अधिनियम लाए गए। तो आज तो नहीं बेटा, कल अवकाश है, अंबेडकर जयंती है। सैटरडे को भी क्लास नहीं हो पाएगी, संडे को भी अवकाश रहेगा। अगली क्लास हम लोगों की होगी मंडे को। इस बीच में मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, पूरी गारंटी। और स्वस्थ तो मैं अभी भी हूँ, रात भर भले ड्रिप चढ़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पढ़ाता हूँ ना बेटा, तो मैं नहीं थकता। हाँ अभी मैं जब बाहर जाऊंगा तो बड़ा स्थिति गंभीर हो जाएगी। सिर्फ ये आप लोगों का स्नेह है बेटा। तो फिर मिलते हैं बेटा, मंडे को बात करते हैं। थैंक यू।